दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो और उसका बेटा सुबह से शाम तक मेहनत करते। शाम को थके हारे घर लौटते, जो भी थोड़ा बहुत होता वो खा पीकर भगवान का शुक्रिया करते और सो जाते। जिंदगी सीधी सादी और सुकून भरी चल रही थी। एक दिन की बात है, किसान का बेटा, जिसका नाम हर्ष था, खेत से आकर जैसे ही आंगन में खाना खाने बैठा, तभी एक बेहद खूबसूरत पक्षी आकर उसके सामने बैठ गया। वो पक्षी इतना प्यारा था कि हर्ष की नजर उस पर टिक गई। उसने अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके परिंदे के सामने रख दिए। परिंदा झट से टुकड़े खाने लगा, जैसे वो बहुत भूखा हो। उसने सारी रोटी खा ली तो हर्ष ने एक प्याले में उसके लिए पानी भी रख दिया। परिंदा पानी पीकर अपने पंख फड़फड़ाने लगा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद दोस्त। परिंदे को खुश देखकर हर्ष के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद परिंदा उड़ गया और हर्ष खेत जाने के लिए अपने बाबा के साथ तैयार होने लगा। तभी उसकी मां ने प्यार से डांटते हुए पूछा, बेटा, तुमने अपनी पूरी रोटी उस परिंदे को खिला दी। अब बिना कुछ खाए खेत में काम कैसे करोगे? हर्ष मुस्कराया और बोला, मां, वो परिंदा बहुत भूखा लग रहा था। वो ऐसे देख रहा था जैसे मुझसे कुछ मांग रहा हो। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने अपनी रोटी उसे दे दी। मैं तो एक दिन भूखा रह लूंगा मां, लेकिन वो छोटा सा परिंदा भूखा कैसे रहता? मां ने प्यार से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तू बहुत ही रहमदिल है। भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन हर्ष ने हंसते हुए जवाब दिया, मां, मैंने परिंदे को रोटी इसलिए नहीं दी कि बदले में कुछ पाऊं। मैंने तो सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो भूखा था। जो नेकी किसी लालच में की जाए, उसका क्या मतलब? मां ने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, इंसान को नेकी करके भूल जाना चाहिए। इतना कहकर हर्ष अपने बाबा के साथ खेत की ओर चल पड़ा। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद जब शाम को घर लौटा तो मां ने उसके लिए मीठी रोटियां बना रखी थीं। वो मीठी रोटियां खाते हुए हर्ष को फिर से उस परिंदे की याद आ गई। उसने एक रोटी उठाकर अलग रख दी। मां ने पूछा, बेटा, ये रोटी क्यों नहीं खा रहे? हर्ष ने कहा, मां, सुबह जब वो परिंदा फिर आएगा तो मैं इसे उसे खिला दूंगा। वो मीठी रोटी खाकर बहुत खुश होगा। मां हंसते हुए बोली, बेटा, अब वो परिंदा कहां आएगा? ना जाने किस जंगल से भटक कर आया था। अब रोज रोज थोड़ी आएगा। हर्ष बोला, मां, मुझे लगता है कि वो जरूर आएगा। मेरा दिल कहता है वो फिर लौटेगा। रात को सोने से पहले हर्ष ने आसमान की ओर देखा और आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कल सुबह मेरा प्यारा परिंदा फिर भेज देना। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही हर्ष की आंख खुल गई। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उसकी मां रसोई में बैठकर रोटियां सेंक रही थीं और हर्ष आंगन में बैठकर अपने उस प्यारे परिंदे का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक वो खुशी से चिल्ला पड़ा, मां, मां, मेरा दोस्त आ गया। सामने वहीं प्यारा परिंदा धीरे धीरे उड़ता हुआ आंगन में उतर रहा था और सीधे हर्ष की ओर बढ़ रहा था। हर्ष ने मुस्कुराते हुए वो मीठी रोटी निकाली जो उसने खास उसी के लिए रख छोड़ी थी और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उसके सामने रख दिए। परिंदा खुशी से चूं चूं करता हुआ टुकड़े खाने लगा। फिर वो धीरे धीरे और भी करीब आया। जैसे ही वो बिल्कुल पास पहुंचा, हर्ष ने प्यार से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसने परिंदे के सिर पर हल्के हाथ से सहलाया और परिंदा भी अपनी चूं चूं से जैसे उसके प्यार का जवाब दे रहा था। हर्ष की मां रसोई से बाहर आई और हैरानी से दोनों की ये प्यारी दोस्ती देखती रह गई। देर तक हर्ष अपने उस नन्हे दोस्त को प्यार करता रहा, रोटी खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा और परिंदा उसकी गोद में बैठा रहकर कभी पंख फड़फड़ाता, कभी हल्की आवाज में बोलता, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद दोस्त। थोड़ी देर बाद हर्ष ने खुद भी नाश्ता किया और वो परिंदा उसके पास ही बैठा रहा। जब हर्ष खेत जाने के लिए अपने बाबा के साथ निकलने लगा तो उसने परिंदे को मुस्कुराकर कहा, ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूं, तू अपना ध्यान रखना। और जैसे ही वो बोला, परिंदा एक तरफ उड़ गया। अब तो यह हर्ष की रोज की आदत बन गई थी। वो सुबह उठते ही सबसे पहले उस परिंदे का इंतजार करता और परिंदा भी ठीक वक्त पर आ जाता। दोनों साथ में खाना खाते,
पानी पीते और घंटों बैठकर जैसे बातें करते। ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि अगर किसी दिन परिंदा थोड़ी देर से आता तो हर्ष बेचैन हो उठता, और अगर कभी परिंदे को हर्ष नहीं दिखता तो परिंदा चूं चूं करके जैसे उसे आवाज देता, अपनी बेचैनी जाहिर करता। हर्ष की माँ और बाबा अब भी इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान रहते थे, पर उनके दिल में एक सुकून था, क्योंकि उनका बेटा न सिर्फ नेकदिल था बल्कि इस प्यारे रिश्ते से बेहद खुश भी। एक दिन ऐसा आया जब हर्ष रोज की तरह आंगन में बैठा उस परिंदे का इंतजार कर रहा था। काफी वक्त बीत गया लेकिन परिंदा नहीं आया। हर्ष उदास हो गया। मां ने रोटी लाकर दी और बोली, बेटा बहुत देर हो गई है, अब खाना खा लो और खेत जाओ। लेकिन हर्ष ने रोटी की तरफ देखा भी नहीं और बोला, मां, जब तक मेरा दोस्त नहीं आएगा मैं रोटी नहीं खा सकता। मेरा दिल कह रहा है वो जरूर आएगा। मां ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा, बेटा हो सकता है वो किसी शिकारी के जाल में फंस गया हो। शिकारी ऐसे सुंदर पक्षियों को पकड़कर शहर ले जाकर बेच देते हैं। यह सुनकर हर्ष की आंखें भर आईं। वो बोला, नहीं मां, ऐसा मत कहो, मेरा दोस्त कहीं फंसा नहीं होगा। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। मां ने तुरंत उसका सिर सहलाया और बोली, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था बेटा, भगवान करे वो सही सलामत हो। तुझे यूं उदास देखकर मेरा भी दिल टूट जाता है। अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक आंगन में कुछ गिरने की आवाज आई। हर्ष दौड़ता हुआ गया और देखा कि उसका प्यारा परिंदा वहां गिरा पड़ा था और बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। हर्ष का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत उसे उठाया और देखा कि उसके एक पंख में चोट लगी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर हर्ष की आंखें भी छलक गईं। वो चिल्लाकर बोला, मां देखो ना, मेरे दोस्त को चोट लगी है। हर्ष ने जल्दी से पानी लाकर उसका जख्म साफ किया, उसके पंख पर पट्टी बांधी, फिर धीरे धीरे उसे अन्न के दाने खिलाए और पानी पिलाया। वो परिंदे के सिर पर प्यार से हाथ फेरता रहा। पट्टी बांधने से परिंदे को थोड़ी राहत मिली और वो विश्वास से भरी निगाहों से हर्ष की तरफ देखने लगा। हर्ष परिंदे के सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें किस बेरहम ने तीर मारा? क्यों तुम्हें इतना दर्द दिया? परिंदा चुप था। वो बस उदास आंखों से हर्ष को देखे जा रहा था। हर्ष की आंखों में गुस्सा भर आया। वो बोल पड़ा, अगर मुझे उस शख्स का पता चल जाए तो मैं भी उसे तीर मार मार कर ऐसा हाल कर दूं जैसे उसने तेरा किया। हर्ष ने उस दिन परिंदे को अपने साथ खेतों पर भी ले लिया। दिन में कई बार उसका जख्म साफ किया, पट्टी बदली। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा तो परिंदा अपने घोंसले की तरफ उड़ गया। इसके बाद कुछ दिन तक परिंदा वापस नहीं आया। हर्ष का दिल बेचैन रहने लगा। कभी वो सोचता, कहीं मेरा दोस्त मर तो नहीं गया, तो कभी सोचता शायद किसी शिकारी के जाल में फंस गया हो। एक दिन जब उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसकी मां ने प्यार से समझाया, बेटा हो सकता है वो उड़ ना पा रहा हो, वो जख्मी था ना, शायद अभी भी कष्ट में हो, अगर ठीक होता तो जरूर आता। कई हफ्तों के बाद एक दिन जब सुबह का उजाला आंगन में फैला हुआ था, अचानक परिंदा वापस आ गया। लेकिन इस बार उसकी चोंच में कुछ था, एक बड़ा सा चमकता हुआ सफेद मोती। वो धीरे धीरे उड़ता हुआ हर्ष के पास आया, चोंच खोली और मोती हर्ष के सामने गिरा दिया। हर्ष की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी मोती उठाया और मां को आवाज लगाई, मां देखो मेरा दोस्त आ गया है, और देखो क्या लेकर आया है। मां रोटियां बना रही थीं। बोली, क्या बात है बेटा, परिंदा क्या लाया है? हर्ष भागता हुआ उसके पास गया और मोती दिखाया। मां देखो इतना बड़ा मोती। मां ने जब वो मोती देखा तो हैरान रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा और चमकीला मोती नहीं देखा था। वो भागती हुई हर्ष के बाबा के पास गई और बोली, देखो हर्ष का दोस्त ये मोती लाया है। मोती को हाथ में लेकर गौर से देखा, फिर खुशी से चिल्ला पड़ा, अरे ये तो बहुत कीमती मोती है, परिंदे ने हम पर बड़ा एहसान किया है। मां ने मुस्कुराकर कहा, और हर्ष ने भी तो उस पर जान लुटाई है, अपने हिस्से की रोटी खिलाई, भूखा बैठा रहा, उसके लिए रोया, प्रार्थना की। ये दोस्ती एक तरफा नहीं थी। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, इंसान होता तो शायद एहसान भूल जाता,
लेकिन ये परिंदा नहीं भूला। हर्ष ने उसकी जान बचाई और वो अब उसका कर्ज चुकाने आया है। फिर मां बोली, सुनिए, अब हर्ष खेतों पर अकेले चला जाएगा। तुम ये मोती लेकर शहर जाओ और किसी अच्छे जौहरी को दिखाओ जो सबसे ज्यादा दाम दे, उसे बेच देना और लौटते वक्त एक गड्ढा भी ले आना। उस पर अनाज, कपड़े और घर का जरूरी सामान लाद कर आना। जब ईश्वर ने इतना दिया है तो हम भूखे प्यासे और फटे हाल क्यों रहें? बाबा बोला, ठीक है, रोटी खाते ही निकलता हूं, तुम हर्ष को खेत भेज देना। हर्ष का बाबा जल्दी जल्दी रोटी खाकर तैयार हो गया। उसने मोती एक कपड़े में लपेटकर कमर में बांधा और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, एक पल को रुक गया। वो कुछ सोचने लगा। मां ने देखा तो पूछा, क्या सोच रहे हो? बाबा ने मुड़कर कहा, हर्ष की मां, बस एक बात मन में आई, कहीं ये मोती चोरी का तो नहीं? हर्ष के पापा यानी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शहर जाऊं मोती बेचने और कहीं पकड़ लिया जाऊं? ये सुनकर हर्ष की मां हंस पड़ी, बोली, अरे तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। वो परिंदा कोई चोरी वोरी थोड़ी करता है। कहीं जंगल में पड़ा होगा मोती, अपने दोस्त के लिए उठाकर ले आया होगा। तुम भगवान का नाम लेकर शहर जाओ और अच्छे से मोती बेचकर खूब सारा सामान खरीद लाना। हर्ष के बाबा घर से निकलते वक्त बोले, बेटा, मैं तो मोती बेचने शहर जा रहा हूं, तुम खेत पर चले जाना। प्रार्थना करना कि तुम्हारे दोस्त का दिया हुआ ये मोती अच्छे दामों में बिक जाए। फिर तो हम रोज उसे मीठी रोटी खिलाएंगे और पानी की जगह दूध पिलाएंगे। हर्ष ने प्यार से परिंदे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, भगवान करे ये मोती बहुत अच्छे दामों में बिके। हर्ष के बाबा जब शहर पहुंचे तो सीधे एक जौहरी की दुकान पर गए और बोले, भाई साहब, मेरे पास एक कीमती मोती है, उसे बेचना चाहता हूं। जौहरी ने कहा, पहले मोती दिखाओ, फिर हम उसका सही दाम बताएंगे। हर्ष के पापा ने मोती निकालकर उसे दे दिया। जौहरी ने जैसे ही मोती देखा, उसकी आंखें चैंधिया गईं। वो कभी मोती को देखता, कभी बूढ़े किसान को। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा, ये तो बहुत ही अनमोल मोती है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि इसका सही दाम लगा सकूं। आप इसे किसी और बड़े जौहरी को दिखाओ। जब हर्ष के पापा वहां से जाने लगे तो जौहरी बोला, रुकिए बाबा, मैं बाकी सारे बड़े जौहरी यहीं बुला लेता हूं, सब मिलकर इसकी सही कीमत तय कर लेंगे। इतना सुनते ही बूढ़ा किसान खुश हो गया। थोड़ी ही देर में शहर के तमाम जौहरी वहां इकट्ठा हो गए और मोती को देखकर आपस में बातचीत करने लगे। सबने मिलकर मोती की कीमत 1000 सोने के सिक्कों की लगाई। ये सुनकर किसान कुछ बोल ही नहीं पाया, खुशी से उसकी जुबान बंद हो गई। जौहरियों को लगा कि शायद उसे ये दाम पसंद नहीं आए। उन्होंने फिर कहा, अगर ये दाम कम लग रहे हों तो 2000 सोने के सिक्के ले लो। अब तो बूढ़े किसान के मन में खुशी उमड़ पड़ी। सोचने लगा कि इतने धन का क्या क्या करेगा, लेकिन फिर भी वह चुप ही रहा। जौहरियों ने आपस में फुसफुसाकर कहा, लगता है इस बूढ़े को असली कीमत का अंदाजा है, इसे धोखा नहीं दे सकते। फिर सबने मिलकर तय किया कि मोती की कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं। ये सुनते ही किसान ने झट से कहा, मुझे मंजूर है। जौहरियों ने 10,000 सोने के सिक्के थैली में डालकर उसे दे दी और बोले, अगर तुम्हारे पास और मोती हों तो सीधे हमारे पास आना, हम हर मोती के 10,000 सोने के सिक्के देंगे। किसान ने चलते चलते कहा, अगर मैं दोबारा शहर आया तो सीधा आप ही की दुकान पर आऊंगा। फिर वो थैली संभालकर शहर की दुकानों पर गया। पहले ढेर सारा खाने पीने का सामान लिया, फिर सबके लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े खरीदे। सारी चीजें गधे पर लादकर वो खुश होकर घर की तरफ चल पड़ा। उधर जब हर्ष खेत से लौटा तो शाम हो चली थी। वो और उसकी मम्मी बेचैनी से किसान की वापसी का इंतजार कर रहे थे। मां की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बोली, बेटा, तुम्हारे बाबा ने जाते जाते कहा था कि कहीं ये मोती चोरी का ना हो, कहीं वो मुसीबत में ना फंस जाएं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हर्ष ने मां को तसल्ली देते हुए कहा, आप बेवजह घबरा रही हैं। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर से गधे की घंटियों की आवाज आई। दरवाजा खुला और बूढ़ा किसान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हर्ष ने भगवान का धन्यवाद अदा किया और तीनों मिलकर सामान उतारने लगे। जब उन्होंने देखा कि ढेर सारा खाना, कपड़े और थैली में चमचमाते सिक्के हैं तो खुशी से सबका हाल बेकाबू हो गया।
किसान ने जब अपनी पत्नी को सिक्कों की थैली दी तो वो खुशी से उछल पड़ी। किसान बोला, जानती हो ये मोती कितने में बिका? शहर के सारे जौहरियों ने इसकी कीमत लगाई पूरे 10,000 सोने के सिक्के। मां ने चौंकते हुए कहा, सच में? किसान बोला, मैंने सिर्फ 100 सोने के सिक्के खर्च किए, बाकी संदूक में रख लो, बाद में काम आएंगे। रात को खाना खाकर किसान बोला, अब तो हमारे दिन बदल गए हैं। मैं सोच रहा हूं गांव में और जमीन खरीद लूं ताकि जिंदगी आराम से कटे। मां ने कहा, जमीन तो जरूर खरीदो और इस मिट्टी की झोंपड़ी की जगह एक पक्का और बड़ा सा घर बना डालूं। किसान बोला, बिल्कुल सही कह रही हो, कल ही मजदूरों को बुलाकर ये घर बनवाना शुरू करता हूं, साथ ही खेतों के लिए कुछ अच्छे जानवर भी खरीद लेंगे। रात भर मां और हर्ष आगे की प्लानिंग करते रहे। सुबह जब मां खाना बनाने लगी तो हर्ष ने मुस्कुराकर कहा, मां, आज मेरे दोस्त के लिए पूड़ी बनाना मत भूलना। हर्ष की मां की आंखों में चमक थी। उसने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे उस छोटे दोस्त ने तो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब से मैं रोज उसके लिए मीठी पूड़ी बनाऊंगी। अभी वो मां बेटे आपस में बात कर ही रहे थे कि वो परिंदा फिर से आसमान से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। परिंदा सीधा आकर हर्ष के हाथ पर बैठ गया और उसकी चोंच में इस बार भी एक चमकता हुआ मोती था। हर्ष चिल्लाया, मां, देखो, आज भी मेरा दोस्त मोती ले आया है। मां भी खुशी से बोल पड़ी, सच में बेटा, ये तो कोई चमत्कार है। हर्ष ने उसे मीठी पूड़ी खिलाई, पानी पिलाया और परिंदा कुछ देर ठहरा, फिर उड़ गया। हर्ष की मां ने उस मोती को उठाया और जाकर संदूक में संभाल कर रख दिया। खाने के बाद हर्ष के पिता सिक्के लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास गए और बहुत सारी जमीन खरीद ली। लौटते समय वो मजदूरों को साथ लाए और कहा, चलो अब इस कच्चे घर को तोड़कर इसकी जगह एक मजबूत और सुंदर घर बनाएंगे। अब वो परिंदा रोज की आदत बना बैठा था। हर सुबह आता, चोंच में एक मोती लाता, हर्ष को देता, खाना खात, पानी पीता और उड़ जाता। दिन बीतते गए और हर्ष की मां के पास ढेर सारे मोती जमा हो गए। उनके नए घर की नींव डाली गई और देखते ही देखते एक भव्य महल जैसा मकान बनकर तैयार हो गया। धीरे धीरे हर्ष के पिता ने बहुत सारी जमीन खरीद ली। एक वक्त वो मामूली किसान थे, अब पूरे गांव के सबसे बड़े और सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। गांव वाले हैरान थे, इतना धन कहां से आ गया? एक किसान ने पूछा, बाबा, क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? आनंद यानी हर्ष के पिता मुस्कुराते हुए बोले, भाई, जब ईश्वर देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सब मेरे भगवान की कृपा से मिला है। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि पूरे गांव के लोगों का भी भला हो। उनके टूटे फूटे कच्चे मकान हटवाकर नए पक्के और सुंदर घर बनवाऊंगा ताकि सब अच्छे से और सम्मान के साथ जी सकें। रमेश, जो उनका पुराना साथी था, बोला, बाबा, तुम तो बहुत नेक हो। आजकल तो लोग पैसे आते ही बदल जाते हैं, मगर तुम तो पूरे गांव के लिए सोच रहे हो। आनंद ने कहा, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर मेरा धन दूसरों के काम आ सके तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैंने फैसला कर लिया है, कल से गांव में कच्चे घर हटवाकर पक्के घर बनवाने की शुरुआत करूंगा। वो बोला, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? आनंद ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, ये हकीकत है। और सिर्फ घर नहीं, जैसे ही गांव बनकर तैयार होगा, हम एक स्कूल भी बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सकें। और फिर एक अस्पताल भी बनेगा ताकि बीमारों का इलाज फ्री में हो सके। आनंद बोले, भाई, मैंने खुद गरीबी देखी है। मेरा बचपन, जवानी सब तंगी में बीता है। अब जब भगवान ने मौका दिया है तो मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं। ये मेरा कर्तव्य है। रमेश बोला, बाबा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मजदूरी करके तुम्हारा साथ जरूर दे सकता हूं। आनंद मुस्कुराकर बोले, मुझे अकेले बहुत कुछ नहीं करना। मैं चाहता हूं कि तुम जैसे भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर चलूं। तुम गांव के और लोगों को भी ले आओ, सबको कोई न कोई काम सौंपा जाएगा। अगले दिन रमेश कुछ बुजुर्गों और नौजवानों को लेकर आया। आनंद ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज से गांव के सारे कच्चे घर गिरा दिए जाएं और तुरंत पक्के घर बनाने का काम शुरू किया जाए। देखते ही देखते काम शुरू हो गया। सैकड़ों मजदूर जुट गए कि दिन रात मेहनत होने लगी। गांव की तस्वीर ही बदलने लगी थी। इतने सारे मजबूत घर बनाने के लिए बहुत सारा धन चाहिए था। आनंद कुछ मोती लेकर शहर गया
और जौहरियों से मिला। बोला, ये थोड़े और लाया हूं। जौहरी बोले, बाबा, हमारे पास इतनी रकम नहीं कि सब मोती खरीद लें, कुछ अभी खरीद लेते हैं, बाकी बाद में। आनंद ने जितने मोती बिक सकते थे बेच दिए और लाखों की रकम लेकर गधों पर लाद कर गांव लौट आया। अब वो दिन रात गांव के हर कोने में हो रहे निर्माण की निगरानी करने लगा, जैसे कोई राजा अपने राज्य की देखभाल करता हो। गांव का निर्माण पूरा हो गया। गांव वालों ने जब अपने पुराने कच्चे घरों की जगह पक्के सुंदर मकान देखे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबने मिलकर तय किया कि इस गांव का नाम अब आनंद नगर होगा, उस इंसान के नाम पर जिसने गांव की तस्वीर ही बदल दी। गांव बसते ही आनंद ने सबसे पहले बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया और फिर एक छोटा सा अस्पताल भी, ताकि गांव में कोई बीमार हो तो उसे इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। जो बच्चे पहले दिन भर यूं ही गांव की गलियों में भटकते रहते थे, अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाने लगे। जब आनंद इन बच्चों को पढ़ने जाते देखता तो उसका दिल सुकून से भर जाता। वह आसमान की ओर देखकर कहता, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मुझे कुछ अच्छा करने का मौका दिया। हर्ष अब खेतों में काम करने की बजाय स्कूल जाता था। थोड़े ही समय में उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसका खास दोस्त, वो छोटा परिंदा, आकर उसके कंधे पर बैठ गया। लेकिन आज परिंदा अपने साथ मोती नहीं लाया था। हर्ष ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, क्या हुआ भाई, आज खाली हाथ आए हो? चलो कोई बात नहीं, अब मैं स्कूल जा रहा हूं, नहीं गया तो मास्टर जी डांटेंगे और बाबा भी नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर जब हर्ष आगे बढ़ा तो परिंदा उड़कर उसके रास्ते में आ गया। हर्ष मुस्कुराया और बोला, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं पढ़ूं? लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा। परिंदा तेजी से एक दिशा में उड़ने लगा। हर्ष समझ गया कि वो उसे किसी खास जगह ले जाना चाहता है। उसने मुस्कुराकर कहा, आज तो माफ करो मेरे दोस्त, पर कल छुट्टी है। मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। यह सुनकर परिंदा चूं चूं करता हुआ उड़ गया और हर्ष स्कूल चला गया। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही हर्ष नाश्ता करने बैठा, वहीं परिंदा फिर आ गया। हर्ष ने उसे रोटी खिलाई, थोड़ा दूध पिलाया और बोला, बस थोड़ी देर रुको, मैं तैयार होकर चलता हूं तुम्हारे साथ। तभी आनंद ने हर्ष को परिंदे से बात करते देखा और पूछा, बेटा, ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहां ले जाना चाहता है? हर्ष ने धीरे से कहा, बाबा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कोई जरूरी बात है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, जरूर जाओ बेटा, हो सकता है किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत हो। हर्ष घोड़े पर सवार हुआ और परिंदे के पीछे चल पड़ा। परिंदा आगे आगे उड़ रहा था और हर्ष उसके पीछे पीछे चलते चलते कई घंटे बीत गए और वे एक घने जंगल में पहुंच गए। यहां इतनी घनी छांव थी कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा लग रहा था। फिर परिंदा एक बड़ी सी गुफा के सामने जाकर रुक गया और झट से अंदर चला गया। हर्ष भी उसके पीछे गुफा के भीतर घुस गया। अंदर जगह जगह आग जल रही थी, जिससे गुफा रोशनी भरपूर रोशनी थी। तभी हर्ष की नजर गुफा के कोनों में रखे ढेर सारे मोतियों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, यही है वो जगह जहां से मेरा दोस्त रोज मोती लाता था। हर्ष ने जल्दी जल्दी कई थैले मोतियों से भर लिए, उन्हें घोड़े पर लादा और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही हर्ष वहां से निकला, उसी वक्त कुछ डाकू गुफा में पहुंच गए। बाहर घोड़े के पैरों के निशान देखकर उनका सरदार चिल्लाया, कोई घोड़े पर सवार होकर हमारे खजाने तक पहुंचा है। डाकू गुफा में भागे। सरदार ने एक कोने में जाकर देखा तो वहां से कुछ थैले मोती गायब थे। गुस्से से उसके मुंह से निकला, कोई हमें ही लूट ले गया है। एक डाकू बोला, अब हमें सख्ती से पहरा देना होगा और जिसने भी ये हरकत की है उसे ऐसी सजा देंगे कि दोबारा कभी इधर झांकने की हिम्मत न करे। सरदार ने सबको आदेश दिया, जो कोई चोर को पकड़ लाएगा उसे अगले माल में 2 गुना हिस्सा मिलेगा। तभी एक चालाक डाकू बोला, अगर हम पहरा देते दिखेंगे तो चोर डर के मारे वापस नहीं आएगा। क्यों ना हम गुफा खाली छोड़ने का दिखावा करें और आसपास छुपकर उसका इंतजार करें। सरदार ने बात मान ली। ठीक है, सब लोग छुप कर रहो, अगली बार वो खुद फंस जाएगा। डाकू ने गुस्से से कहा, ये मोती हमने राजाओं के खजानों से चुराए थे,
अब अगर कोई हमसे चुरा कर ले गया है तो ये हमारी बेइज्जती है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। डाकू बोले, हम जान दे देंगे लेकिन आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। इधर हर्ष जब घर लौटा तो उसके पास मोतियों से भरे थैले थे। उसने मां और बाबा को पूरा किस्सा सुनाया। आनंद सोच में पड़ गया और बोला, बेटा, हमारे पास पहले ही बहुत सारे मोती हैं। शहरों के सबसे अमीर सौदागरों के पास भी इतनी दौलत नहीं है कि वो हमसे ये खरीद सकें, तो फिर इतने सारे मोती लाने का क्या मतलब? हर्ष ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं बस उस जगह को देखना चाहता था जहां से परिंदा मोती लाता था, और आज उसने वो खजाना दिखा दिया, इसलिए मैं 2 थैले भर लाया। अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है वो जगह डाकुओं का अड्डा थी। हर्ष ने गहरी सांस लेकर कहा। आनंद बोले, अगर वो मोती डाकुओं के अड्डे से लाए गए हैं तो जरूर किसी राजा के खजाने से निकले होंगे जिसे डाकुओं ने लूट लिया होगा। बेटा, दोबारा उधर मत जाना, वरना किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। हर्ष ने झुककर कहा, बाबा, मैं अब कभी उधर नहीं जाऊंगा। मुझे अब किसी दौलत का लालच नहीं है। ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है कि हम चैन से जी सकते हैं। आनंद ने प्यार से कहा, बेटा, मैंने सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि इंसान कई बार लालच में अंधा हो जाता है और बिना सोचे समझे कदम उठा लेता है। हर्ष बोला, आपका बेटा हूं बाबा, आपकी बात नहीं टालूंगा। लेकिन उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम था निर्भय सिंह। बहुत ही लालची और ईर्ष्यालु। वह आनंद को देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता। वह यही परेशान रहता कि आखिर आनंद के पास इतना धन कहां से आया। उसे बुरा लगता था कि अब गांव वालों ने गांव का नाम ही बदलकर आनंद नगर रख दिया। दिन रात वो यही पता लगाने में लगा रहता कि आनंद की दौलत का राज क्या है। लेकिन जब उसे कोई सुराग नहीं मिला तो उसने चालाकी से काम लेने की ठानी। एक दिन निर्भय सिंह ने हर्ष को अपने घर दावत पर बुलाया। बहुत बढ़िया खाना खिलाया, खूब खातिरदारी की। खाना खत्म होने के बाद वह इधर उधर की बातें करने लगा और फिर धीरे से बोला, बेटा, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आनंद भाई को देखो, कितनी दौलत मिल गई, देख के बड़ी खुशी होती है। फिर वह हंसते हुए बोला, लेकिन वो तो बड़े चालाक हैं, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी कि इतना पैसा कहां से आया। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्भय सिंह चाचा, मेरे बाबा तो बहुत सीधे साधे हैं, वह क्यों छुपाएंगे? निर्भय सिंह ने बात पलटते हुए कहा, अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। आनंद भाई तो दौलत के बावजूद बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हर्ष ने कहा, चाचा, आपसे क्या छुपाना, एक परिंदा है मेरा दोस्त, मैं रोज उसे दाने डालता था। एक दिन वो घायल हो गया तो मैंने उसका जख्म साफ किया, पट्टी बांधी। वो इतना एहसानमंद हुआ कि कुछ दिनों बाद मेरे लिए एक बड़ा सा मोती लाया। फिर तो वो रोज एक एक मोती लाने लगा। बाबा उन मोतियों को शहर में बेचते हैं और उसी दौलत से गांव वालों की मदद करते हैं। निर्भय सिंह हैरान होकर बोला, अरे, लेकिन ये परिंदा ये मोती कहां से लाता है? हर्ष ने जवाब दिया, घने जंगल में एक अड्डा है डाकुओं का, वहीं ढेरों मोती पड़े हैं। एक दिन वही परिंदा मुझे वहां ले गया था। मैं 2 थैले भरकर ले आया था। जब बाबा को पता चला तो उन्होंने मुझे खूब समझाया, बेटा, लालच बहुत बुरी चीज है, दोबारा उधर मत जाना। निर्भय सिंह बोला, बिल्कुल सही कहा आनंद भाई ने, डाकू अगर तुम्हें देख लेते तो जान के दुश्मन बन जाते। हर्ष ने कहा, अब मैं भूल कर भी उधर नहीं जाऊंगा। फिर वह निर्भय सिंह से विदा लेकर घर चला गया। हर्ष के जाते ही निर्भय सिंह के मन में लालच की आग भड़क उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर हर्ष वहां से 2 थैले ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं, और शायद उससे भी ज्यादा। अगले ही दिन सुबह सवेरे वह 2 बड़े थैले लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में पहुंचकर वह डाकुओं के अड्डे को ढूंढने लगा। तभी उसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आई। वो जल्दी से झाड़ियों में छिप गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद करीब 40-50 डाकू घोड़ों पर सवार वहां से गुजरे। जब वो चले गए तो निर्भय सिंह बाहर निकला और उनके घोड़ों के पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ डाकुओं के गुप्त अड्डे तक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा मोतियों का ढेर लगा हुआ था। उसकी आंखें चमक उठीं। खुशी के मारे वह पागल सा हो गया। जल्दी जल्दी उसने 2 थैले भरे, उन्हें अपने घोड़े पर लादा और गांव की ओर रवाना हो गया।
घर पहुंचकर उसने उन थैलों को जमीन में गाड़ दिया और आराम से बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे वह सोचने लगा, अब गांव का नाम बदलकर निर्भय सिंह नगर रखूंगा। आनंद से ज्यादा जमीन खरीदूंगा और एक दिन सब मुझे ही इज्जत देंगे। फिर उसके मन में एक और विचार आया, क्यों ना आनंद नगर के पास ही एक नया शहर बसाऊं और उसका नाम रखूं निर्भय सिंह नगर। जब मैं लोगों को फ्री में घर दूंगा, काम धंधा दूंगा, तो सब मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर वह और भी बड़ा सपना देखने लगा, मैं निर्भय सिंह नगर को एक राज्य बना दूंगा और खुद उस राज्य का राजा बन जाऊंगा। पर तभी उसे ध्यान आया, इतने बड़े काम के लिए तो और भी मोती चाहिए, कम से कम 10-15 थैले तो भरने ही होंगे। यह सोचकर वो बहुत खुश हो गया। अगले ही दिन उसने 15 घोड़े खरीदे और डाकुओं के अड्डे की तरफ निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था, डाकू पहले से ही सतर्क थे। जैसे ही निर्भय सिंह उस अड्डे में पहुंचा, डाकू उस पर टूट पड़े। उसे इतना मारा कि वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। कुछ दिनों बाद एक जौहरी शहर के राजा के दरबार में पहुंचा। उसने एक चमकदार डब्बा राजा के सामने रखा। राजा ने पूछा, क्या लाए हो? जौहरी बोला, महाराज, मुझे पता चला है कि आपको मोतियों से खास लगाव है। मेरे पास कुछ बेहद नायाब मोती हैं जो सिर्फ राजाओं के खजाने की शोभा बन सकते हैं। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या सच में? हमारे खजाने में भी ऐसे अनमोल मोती थे, लेकिन कुछ समय पहले वो चोरी हो गए थे। हमने पूरी दुनिया में उन्हें ढूंढा पर नहीं मिले। जौहरी ने कहा, हो सकता है ये वही मोती हों, आप खुद देखिए। राजा ने जैसे ही डब्बा खोला जिसमें 10-12 बड़े मोती रखे थे, वह उछल पड़ा, ये तो हमारे खजाने के मोती हैं, ये तुम्हारे पास कहां से आए? जौहरी घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, महाराज, मैंने ये एक आदमी से बहुत बड़ी कीमत पर खरीदे हैं। राजा गुस्से से बोला, क्या तुम उस आदमी को हमारे सामने पेश कर सकते हो? जौहरी बोला, अगर वो मिल गया तो मैं उसे लेकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। राजा बोले, अगर तुम उसे ना ला सके तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जौहरी डर के मारे कांपने लगा। हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, महाराज, मैं बेगुनाह हूं। अगर मुझे मालूम होता कि ये चोरी के मोती हैं तो मैं कभी ना खरीदता, उल्टा चोर को खुद पकड़कर आपकी सेवा में पेश कर देता। राजा ने सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम उस आदमी को जितनी जल्दी हो सके हमारे सामने पेश करो। जब तक तुम उस चोर को हमारे हवाले नहीं करते, हम यही मानेंगे कि चोर तुम ही हो। जौहरी की आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोला, मुझे बस कुछ हफ्तों का समय दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस आदमी को ढूंढ सकूं। जैसे ही वो मुझे मिला, मैं उसे आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। राजा ने गुस्से से कहा, ठीक है, तुम्हें सिर्फ 3 हफ्तों का समय दिया जाता है। अगर इस दौरान तुम चोर को नहीं ला सके तो हम समझेंगे कि तुमने ही राजसी खजाने से मोती चुराए हैं, और फिर जितने मोती चोरी हुए हैं हम सब तुमसे वसूल करेंगे। जौहरी भारी मन और कांपते कदमों से अपने साथियों के पास लौटा। उसने उन्हें सारी बात बता दी। सभी जौहरी घबरा गए। किसी ने कहा, पर वो बूढ़ा आदमी तो बिल्कुल चोर जैसा नहीं लग रहा था, सीधा सादा किसान था। दूसरा बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बेटा चोरी करता हो और बाप को मोती बेचने के लिए शहर भेजता हो। तीसरा बोला, मुझे तो तभी शक हो गया था, इतना गरीब दिखने वाला किसान इतने कीमती मोती कैसे ला सकता है। चौथा जौहरी चिल्लाया, तभी तो मैंने उससे सौदा नहीं किया था। अगर तुम्हें शक था तो हमें पहले ही बता देते, हम भी इस मुसीबत से बच जाते। बड़ा जौहरी बोला, अब बहस का समय नहीं है, हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। कैसे? किसी ने पूछा। बड़े जौहरी ने कहा, हमें उस बूढ़े को ढूंढना होगा। जैसे ही वो हमें मिले, हम उसे राजा को सौंपकर अपनी जान बचा सकते हैं, वरना फांसी तय है। एक और बोला, लेकिन उसे ढूंढें कहां? उसका ना तो नाम मालूम है न गांव। बड़े जौहरी ने कहा, अगर वो सच में चोर होता तो बार बार बाजार में मोती बेचने ना आता। चोर ऐसे सौदे नहीं करते, वो तो चोरी का सामान चुपचाप बेचकर निकल जाते हैं। हमें चौकस रहना होगा। इसके बाद हर जौहरी सुबह से शाम तक बाजार की ओर आने जाने वालों पर नजर रखने लगा, लेकिन बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। दिन बीतते जा रहे थे। बड़े जौहरी की परेशानी बढ़ती जा रही थी।
जब 3 हफ्तों के खत्म होने में बस 2 दिन बचे थे, तब भी उस बूढ़े का कुछ पता नहीं चला। बड़े जौहरी ने हारकर एक गरीब आदमी को पैसे का लालच देकर राज दरबार में पेश होने को राजी कर लिया। अगले दिन जौहरी उस गरीब आदमी को लेकर राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, ये रहा चोर, आप इससे अपने मोतियों के बारे में पूछ सकते हैं। गरीब आदमी घबरा गया, बोला, भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे यह कहकर लाए थे कि राजा तुम्हारा दोस्त है और तुम मुझे नौकरी दिलवाओगे। अब तुम मुझे चोर बता रहे हो? जौहरी ने कहा, महाराज, मैंने आपसे वादा किया था, ये वही है। ये अब अपने जुर्म से इनकार कर रहा है। आप खुद पूछ लीजिए। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। राजा ने इशारा किया, ठीक है, तुम जा सकते हो। जौहरी तो जैसे जान बचाकर भागा। अब राजा ने गरीब आदमी से सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे खजाने से मोती चुराए हैं? गरीब आदमी हैरानी से बोला, महाराज, ना तो मैंने कोई मोती चुराए हैं और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। मुझे तो यह कहकर लाया गया था कि मुझे नौकरी दिलवाएगा। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। राजा की आंखें लाल हो गईं। क्या इस जौहरी ने हमें धोखा दिया है? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने जो सच्चाई थी वही आपके सामने रखी है। अगर फिर भी आप मुझे चोर समझते हैं तो फांसी दे दीजिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, अभी जाकर उस जौहरी को गिरफ्तार करो, हमें धोखा देने की सजा दी जाएगी। सैनिक जब जौहरी की दुकान पर पहुंचे तो जौहरी उन्हें आता देख घबरा गया और दुकान के पिछले दरवाजे से भाग गया। सिपाहियों ने उसके नौकर से पूछा, तुम्हारा मालिक कहां गया? नौकर बोला, अभी यहीं थे, अब पता नहीं कहां गए। सैनिक उसके घर पहुंचे। जौहरी घर के एक कमरे में छिपा हुआ था। उसने सैनिकों को तरह तरह के लालच देने की कोशिश की, लेकिन सैनिक उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। राजा ने जौहरी को देखते ही पूछा, तुमने उस गरीब आदमी को चोर बताकर हमें क्यों धोखा दिया? जौहरी फूट फूट कर रो पड़ा, महाराज, मैंने डर के मारे ऐसा किया, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने गुस्से से कहा, अगर तुम बेगुनाह थे तो डर किस बात का? वह गरीब आदमी तो हमसे न डरा, ना ही झूठ बोला, जबकि तुमने झूठ बोलकर हमें फंसाने की कोशिश की। जौहरी गिड़गिड़ाया, महाराज, कृपा कीजिए, मैं आपकी दया का पात्र हूं। राजा बोले, तुमने धोखा दिया, झूठ बोला और एक निर्दोष को फंसाया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस गरीब आदमी को सेना में भर्ती कर लो और इस जौहरी को फांसी पर लटका दो। जौहरी घबराकर चिल्लाया, महाराज, दया कीजिए, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, बस गलती हो गई, मेरी जान बख्श दीजिए, मैं सारी उम्र आपकी उदारता की प्रशंसा करूंगा। राजा सोचते हुए बोले, ठीक है, तुम्हें एक और अंतिम मौका दिया जाता है। 1 महीने के अंदर अगर तुम असली चोर को नहीं लाए तो इस बार माफ नहीं किया जाएगा। जौहरी जैसे तैसे जान बचाकर दुकान लौटा। अपने बाकी साथियों को बुलाकर बोला, हमें उस बूढ़े का पता लगाना ही होगा। इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचूंगा। दूसरे जौहरी ने कहा, तू ही नहीं, हम सब मारे जाएंगे। मोतियों के बदले जो लाखों सोने के सिक्के दिए हैं उनका नुकसान तो अलग है, लेकिन जान बचानी है। वे सब आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक वह बूढ़ा किसान आनंद मोतियों की थैली लेकर बाजार में आता दिखाई दिया। जौहरी उसे देखते ही उछल पड़े। बड़ा जौहरी बोला, वाह रे भगवान, तूने हमारी सुन ली। अब राजा जाने और ये बूढ़ा कमबख्त जिसने हमें इस आफत में डाला। आनंद जैसे ही दुकान में दाखिल हुआ, वहां बैठा जौहरी मुस्कुराकर बोला, बाबा, तुम बहुत लकी हो, हम तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आनंद थोड़ा हैरान होकर बोला, मेरा इंतजार? भला क्यों? जौहरी बोला, राजा साहब को तुम्हारे मोती बहुत पसंद आए हैं। उनका कहना है कि तुम्हारे पास जितने भी मोती हैं वो सब वो अच्छे दाम में खरीदना चाहते हैं। आनंद हंसते हुए बोला, भाई, मुझे तो वैसे भी राजाओं से डर लगता है। कहते हैं ना, अगर राजा खुश हो जाए तो सोने में तोल देता है और अगर नाराज हो जाए तो सीधा फांसी का फंदा। जौहरी उसे समझाते हुए बोला, अरे बाबा, हमारे राजा बहुत ही दयालु हैं, तुम उनसे मिलकर बहुत खुश होगे और यकीन मानो वो भी तुमसे मिलकर खुश होंगे। आनंद ने बात को टालते हुए कहा, अगर आप लोग मोती नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा।
ये कहते हुए जब आनंद जाने को हुआ तो जौहरी तुरंत बोला, बाबा, राजा साहब का साफ आदेश है कि अब कोई भी जौहरी किसी और से मोती नहीं खरीदेगा। अब सारे मोती सिर्फ राजा ही खरीदेंगे, इसलिए हमें तुम्हें राज दरबार ले जाना पड़ेगा। आनंद थोड़ी देर सोचकर बोला, अगर आप ऐसा कहते हैं तो चलो, मैं तैयार हूं। फिर जौहरी आनंद को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सामने खड़े होकर उसने कहा, महाराज, यही है वो इंसान जिससे हमने मोती खरीदे थे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह बात सच है? आनंद बोला, हां महाराज, मैंने इस जौहरी को मोती बेचे थे और आज भी मेरे पास मोतियों की एक थैली है, लेकिन इसने कहा कि अब राजा ही सारे मोती खरीदेंगे। राजा ने ध्यान से पूछा, ये मोती तुम्हें कहां से मिले? आनंद थोड़ा मुस्कुराकर बोला, महाराज, जब ईश्वर देने पर आता है तो एक गरीब किसान को भी दौलत से मालामाल कर देता है। मुझ पर उसका आशीर्वाद है। राजा तेज आवाज में बोला, हम पूछ रहे हैं, ये मोती तुम्हें कहां से मिले? आनंद थोड़ा घबराकर बोला, महाराज, इस जौहरी ने तो कहा था कि हमारे राजा बड़े ही उदार और दयालु हैं, लेकिन अब आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मैंने राजसी खजाने से चोरी की हो। राजा बोले, तुम बहुत चालाक लगते हो। आनंद बोला, अगर मैं चालाक होता तो इन जौहरियों की बातों में आकर राज दरबार तक ना आता। राजा गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें यह बताना ही होगा कि ये मोती कहां से आए हैं। आनंद धीरे से बोला, क्या यह बताना जरूरी है? राजा बोले, हां, हम सच्चाई जानकर ही मानेंगे। आनंद बोला, महाराज, अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। राजा बोले, तुम बस सच सच बता दो, फिर हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिर आनंद ने मोतियों की पूरी कहानी कह सुनाई, कैसे उसके बेटे हर्ष ने डाकुओं के गाड़ से मोती लाकर दिए। राजा ने पूछा, क्या तुम उन डाकुओं के ठिकाने को जानते हो? आनंद बोला, महाराज, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरा बेटा जानता है। वही वहां गया था और मोती लेकर आया था। राजा कुछ नरम पड़ा। उन्होंने कहा, बाबा, हमें माफ करना, शायद हमारी सख्त बातों से तुम्हें ठेस पहुंची हो। कल अपने बेटे को लेकर दरबार आना, हम उसे सैनिकों के साथ भेजकर उन डाकुओं को पकड़वाएंगे। आनंद घर पहुंचा और हर्ष को सारी बात बताई। बेटा, जो मोती हमारे पास थे वो राजसी खजाने से चुराए गए थे। जब मैं आज उन्हें बेचने गया तो जौहरी ने मुझे सीधा राजा के पास पहुंचा दिया। हर्ष गुस्से में बोला, जौहरी की इतनी हिम्मत? आनंद बोला, बेटा, जौहरी को खुद राजा का हुक्म था, उसने वही किया जो उसे कहा गया था। हर्ष ने पूछा, फिर राजा ने क्या कहा? आनंद बोला, उन्होंने कहा, कल मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं, वो तुम्हें अपने सैनिकों के साथ भेजेंगे ताकि डाकुओं को पकड़ा जा सके। हर्ष थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आपने वादा कर लिया है तो मैं कल चलूंगा, वरना मैं उस दरबार में कभी न जाता। अगले दिन आनंद और हर्ष राज दरबार पहुंचे। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, इस लड़के के साथ सैनिकों की टुकड़ी को भेजो, डाकुओं के ठिकाने पर छापा मारो और हमारे खजाने को वापस लाओ। सेनापति हर्ष को साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ। जब वे डाकुओं के ठिकाने पहुंचे, हर्ष ने इशारा किया, यही है वो गुफा जहां चुराए गए मोती रखे गए हैं। हर्ष खुद एक पेड़ पर छिप गया और सैनिक गुफा के अंदर चले गए, लेकिन डाकू पहले से चौकन्ने थे। जैसे ही सैनिक गुफा में पहुंचे, चारों तरफ से डाकू निकल आए और सैनिकों को घेर कर बंदी बना लिया। हर्ष ये सब देखकर चुपचाप वहां से निकल गया और सीधा राज दरबार पहुंच गया। महाराज, डाकुओं ने आपके सैनिकों को बंदी बना लिया है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, हम उन डाकुओं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं खड़े महामंत्री ने तुरंत टोका, महाराज, ये डाकू इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, जरूर ये चाल इसी लड़के की है। हर्ष बोला, महाराज, ये महामंत्री मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मेरा डाकुओं से कोई लेना देना नहीं। महामंत्री बोला, तो फिर डाकुओं को सैनिकों के आने की सूचना कैसे लगी? हर्ष बोला, मुझे रास्ते में अपने गांव के लालची आदमी निर्भय सिंह की लाश दिखी थी। कुछ दिन पहले उसने मुझसे पूछा था कि यह दौलत कहां से मिली। मैंने उसे सच्चाई बता दी थी। शायद वो लालच में डाकुओं के पास चला गया और जान से हाथ धो बैठा। महामंत्री चिल्लाया, महाराज, ये तो एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। हर्ष बोला, महाराज,
अपने महामंत्री से कहिए कि मुझ पर आरोप लगाना बंद करें। मैंने जो कहा वो सच्चाई है। डाकू निर्भय सिंह के जरिए सतर्क हो गए होंगे। उन्हें यकीन हो गया होगा कि उनकी गुफा की खबर अब औरों तक भी पहुंच चुकी है। जब राजसी सैनिक गुफा में दाखिल हुए तभी डाकू जंगल से निकलकर वहां आ पहुंचे और सैनिकों को पकड़ लिया। महामंत्री हंसते हुए बोला, तुम भी तो सैनिकों के साथ गए थे, फिर डाकुओं के हाथों से कैसे बच गए? हर्ष बोला, जब राजसी सैनिक गुफा में गए थे तो मैं एक पेड़ पर छिपकर उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। जब डाकू अंदर पहुंचे और कोई सैनिक वापस ना आया तो मुझे समझ आ गया कि सैनिक पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि डाकुओं की संख्या ज्यादा नहीं थी। महामंत्री बोला, राजा साहब, मुझे यकीन है कि ये लड़का डाकुओं से मिला हुआ है। राजा बोले, हमें इस लड़के से ऐसी उम्मीद नहीं। अगर ये डाकुओं का साथी होता तो हमें उनका ठिकाना कभी ना बताता। जो कुछ इसने बताया है हम उस पर भरोसा करते हैं। फिर राजा हर्ष से बोले, अगर तुम डाकुओं को पकड़वाने में कामयाब हुए तो हम तुम्हें ढेर सारी दौलत देंगे। हर्ष बोला, महाराज, अगर अब सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी मेरे साथ भेज दें तो मैं न सिर्फ सैनिकों को छुड़ा लाऊंगा बल्कि डाकुओं को भी पकड़कर आपके सामने पेश कर दूंगा। राजा ने सेनापति से कहा, 500 सैनिकों का दस्ता इस लड़के के साथ रवाना करो। सेनापति ने तुरंत आदेश मानते हुए 500 सैनिक भेज दिए। हर्ष सैनिकों को लेकर डाकुओं के ठिकाने पर पहुंचा। गुफा के पास पहुंचकर उसने सब सैनिकों को इधर उधर छिपने को कहा। जैसे ही शाम होने लगी डाकू गुफा में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें सैनिक नहीं दिखे। एक डाकू ने सरदार से कहा, सरदार, मैंने खुद अपनी आंखों से दर्जनों सैनिकों को गुफा में जाते देखा था। सरदार गरजते हुए बोला, तो फिर वो कहां गए? डाकू बोला, मैं लगातार निगरानी कर रहा था, अंदर जाते देखा, बाहर आते नहीं देखा। सरदार गुस्से में बोला, क्या जमीन निगल गई उन्हें? सबको ढूंढ निकालो और जो मिले उसे मारकर गाड़ के दरवाजे पर टांग दो ताकि कोई दोबारा गुफा की ओर आने की हिम्मत ना करे। एक डाकू डरते हुए बोला, सरदार, हमें यह ठिकाना तुरंत बदल लेना चाहिए। लेकिन सरदार गरजा, तुम सब डरपोक लगते हो, पहले सैनिकों को तलाश करो, फिर किसी नई जगह के बारे में सोचेंगे। डाकू गुफा में सैनिकों को ढूंढने लगे। गुफा बहुत बड़ी थी और उसके एक सिरे पर एक तंग और अंधेरी सुरंग थी। हर्ष ने सैनिकों से कहा, तुम सब इस रास्ते से बाहर निकल जाओ। जब डाकू हमें ढूंढते हुए इधर आएंगे तब हम एक एक कर उन्हें पकड़कर इसी रास्ते से बाहर भेजते रहेंगे। सैनिक चुपचाप उस रास्ते से बाहर निकल गए, क्योंकि डाकुओं को उस रास्ते का पता नहीं था। थोड़ी देर में जब डाकू उस ओर आए तो हर्ष और उसके साथी एक एक कर उन्हें पकड़ते और बाहर भेजते रहे। जल्दी ही सारे डाकू काबू में आ गए। अब सिर्फ सरदार और उसका एक साथी बचा था। सरदार ने कहा, लगता है हमारे लोग मुसीबत में फंस चुके हैं। चलो मोतियों का खजाना घोड़ों पर लाद कर निकल चलते हैं। वे चुपचाप खजाना लेकर भाग निकले। हर्ष देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब सरदार नहीं आया तो उसने सैनिकों से कहा, लगता है सरदार भाग गया है, चलो खजाना ढूंढें। लेकिन गुफा में ढूंढने के बावजूद मोती नहीं मिले। हर्ष दुखी होकर बोला, सरदार, हमारे हाथ से निकल गया और मोती भी ले गया। फिर वो डाकुओं को लेकर राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं डाकुओं को पकड़ लाया हूं, लेकिन सरदार और उसके कुछ साथी भाग गए और मोतियों का खजाना भी ले गए। राजा बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी मेहनत बेकार गई। महामंत्री फिर चुभते लहजे में बोला, मैंने पहले ही कहा था, इस लड़के पर भरोसा मत कीजिए, ये सब साजिश है। लेकिन राजा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हर बार इस लड़के के खिलाफ क्यों बोलते हो? कम से कम इतने डाकू तो पकड़े गए। महामंत्री बोला, इन डाकुओं से कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो बस सरदार के इशारे पर चलते हैं, ना इन्हें खजाने का पता है ना ठिकाने का। राजा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए सेनापति को आदेश दिया कि इन डाकुओं को फांसी पर लटका दिया जाए। फिर उन्होंने हर्ष से कहा, अब तुम सरदार और हमारे पकड़े गए सैनिकों का पता लगाओ। हर्ष बोला, महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरदार और चुराए हुए मोती मिल जाएं। डाकू गिड़गिड़ाने लगे, हम पर रहम कीजिए, हम बेगुनाह हैं। लेकिन राजा गरजते हुए बोले, तुम जैसे लुटेरों पर रहम? तुमने राजसी खजाने पर हमला किया, हमारी प्रजा का चयन छीन लिया।
अब तुम किसी दया के पात्र नहीं हो। डाकुओं ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, हम गरीब लोग हैं। भूख और मजबूरी ने हमें इस रास्ते पर ला खड़ा किया। सरदार ने हमें बहकाया और गलत रास्ते पर डाल दिया। असली कसूरवार वही है। उसने हमारी हालत का फायदा उठाकर हमें डाकू बना दिया। हमसे गलती हुई, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि दोबारा कभी चोरी या डकैती नहीं करेंगे। राजा ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं, जो जुर्म कर चुका है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी हर्ष सामने आया और बोला, राजा साहब, अगर ये लोग अब सुधरना चाहते हैं तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। हो सकता है ये सही रास्ते पर आ जाएं। अगर दोबारा गलती की तो जो सजा आप चाहें दीजिए, लेकिन पहली बार माफ कर देना ही बड़ा बनाता है। महामंत्री थोड़ा हंसते हुए बोला, राजा साहब, ये लड़का बड़ा चालाक है। पहले सरदार को भगा दिया, अब बाकियों को भी छोड़ने की बात कर रहा है। अगर ये सच में डाकू हैं तो इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। हर्ष उसकी तरफ पलटकर बोला, महामंत्री जी, अब तक मैं सिर्फ महाराज की सम्मान में चुप रहा, लेकिन आप लगातार मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि राजसी खजाने से मोती चोरी करवाने में आपका भी हाथ हो सकता है। महामंत्री गुस्से से चीख पड़ा, महाराज, इस लड़के को चुप कराइए, नहीं तो मैं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम खुद हर्ष पर आरोप लगा रहे थे। अब जब ये तुम्हारे ऊपर शक जता रहा है तो घबरा क्यों रहे हो? महामंत्री बोला, मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ये लड़का कौन है। मुझे इसकी असलियत पता है। राजा बोला, हम राजा हैं, चेहरों को पढ़ना जानते हैं और हमें इस लड़के की नीयत साफ लगती है, इसीलिए हम तुम्हारे कहने के बावजूद इसे सुन रहे हैं। फिर राजा ने हर्ष से कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मानकर हम इन डाकुओं को माफ करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अब अगर इन्होंने कोई गलती की तो इन्हें दंड जरूर मिलेगा, और अगर सही रास्ते पर चले तो पुरस्कार भी मिलेगा। एक डाकू आगे आया और बोला, महाराज, अगर आप इजाजत दें तो हम खुद अपने सरदार को पकड़कर आपके पास लाएंगे। हमें उसके दूसरे ठिकाने का भी पता है। महामंत्री फिर बोला, महाराज, इन्हें मत जाने दीजिए, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हर्ष ने कहा, राजा साहब, आपने इन्हें माफ किया है तो इन्हें खुद को साबित करने का मौका दीजिए। डाकू बोला, बिल्कुल, सरदार हमें अपना ही समझेगा और जैसे ही वो हमें देखेगा खुश होकर मिलेगा। हम उसे धोखे से पकड़कर आपके सामने लाएंगे। राजा ने हर्ष से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है इनकी बातों पर? हर्ष बोला, महाराज, हमें विश्वास करना चाहिए। कोई भी इंसान कभी भी भटक सकता है और जो सही रास्ते पर आना चाहे वो भी देर नहीं करता। क्या पता ये लोग जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो। राजा ने पूछा, तुम में से कौन कौन जाएगा सरदार को पकड़ने? 8-10 डाकू सामने आ गए और बोले, हम उसे पकड़कर लाएंगे। राजा ने उन्हें इजाजत दी। घोड़े और खाने पीने का सामान भी दिया गया। डाकू घोड़ों पर चढ़कर तेजी से सरदार के ठिकाने की ओर निकल पड़े। जब घोड़ों की टापों की आवाज आई तो सरदार और उसके साथी बाहर निकले। अपने साथियों को देखकर सरदार खुश हो गया। जैसे ही डाकू उसके सामने पहुंचे वो घोड़ों से उतर गए। सरदार ने पूछा, बचकर कैसे निकले? एक डाकू बोला, सरदार, हमें राजा के सैनिक ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने उन पर हमला कर दिया। कई सैनिकों को मार गिराया और बाकी भाग गए। कुछ साथी बिछड़ गए थे। हम कई दिन एक गुफा में छिपे रहे और जैसे ही खतरा टला हम आपके पास आ गए। दूसरा डाकू बोला, रास्ते में कुछ जौहरी भी मिले थे जो राजा को मोती और हीरे बेचने जा रहे थे। उन्होंने हमसे पूछा, हम कौन हैं? तो हमने कहा कि हम भी मोती बेचने जा रहे हैं। उन्होंने हमें साथ चलने को कहा, लेकिन हमने कहा कि हमें कुछ साथियों का इंतजार है। हमारा आइडिया है कि हम भी सौदागरों के भेष में राजा के दरबार में जाकर मोती बेचें। सुना है राजा को मोती इकट्ठा करने का बहुत शौक है। सरदार थोड़ी देर सोचता रहा। उसका एक साथी बोला, क्या सोच रहे हो सरदार? सरदार बोला, सोच रहा हूं कहीं राजा ने हमारे मोती पहचान लिए तो। साथी बोला, अरे सरदार, राजा को मोतियों की क्या पहचान, सब एक जैसे लगते हैं और उन पर राजा का नाम थोड़े ही लिखा होता है। सरदार बोला, हमें सोच समझकर जाना होगा, कहीं मोती देने के चक्कर में हम ही ना फंस जाएं। एक डाकू बोला, हमने तो खजाने पर डाका नहीं डाला था, राजा हमें कैसे पहचानेगा? सरदार बोला, यह बात मेरे मन में आई थी, इसलिए तुमसे कह दी।
बाकी साथी बोले, सरदार, अगर ये मोती बेचकर हमें सच में पैसा मिल जाए तो हम ये डाका डालने का काम छोड़ देंगे। सरदार खुश होकर बोला, बहुत अच्छा आइडिया है। कल सुबह हम सब सौदागरों के भेष में राजा के दरबार में जाएंगे। अगले दिन सरदार अपने साथियों के साथ दरबार में पहुंचा, जहां असली जौहरी पहले से मौजूद थे। राजा ने एक डाकू से पूछा, तुम लोगों के पास क्या है? डाकू मुस्कुराकर बोला, महाराज, हम सब मोतियों के सौदागर हैं और ये हमारे सरदार हैं। राजा सब समझ गया और सरदार से पूछा, तो सौदागर, तुम्हारे पास कितने मोती हैं? सरदार बोला, महाराज, हम 4 घोड़ों पर मोती लाद कर लाए हुए हैं। अगर इजाजत हो तो आपको दिखा दें। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर ये मोती हमें पसंद आए तो हम तुम्हारे सारे मोती अच्छे दाम देकर खरीद लेंगे। ये सुनते ही डाकुओं का सरदार बेहद खुश हो गया और अपने एक साथी से बोला, चलो घोड़ों से मोतियों की थैलियां उतारो और इन्हें राजा साहब के सामने पेश करो। थोड़ी ही देर में वो साथी थैलियां लेकर आया और राजा के सामने रख दी। थोड़ी दूर खड़ा महामंत्री यह सब देख रहा था और इशारों में सरदार को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरदार तो अब राजा को बेवकूफ बनाकर मोटा फायदा कमाने की फिराक में था। उसे महामंत्री की बातों की कोई परवाह नहीं थी। राजा और हर्ष दोनों यह सब देख रहे थे, लेकिन राजा शांत बना रहा और हर्ष ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर राजा ने सैन्य के एक सैनिक से कहा, इन थैलियों से मोती निकालो और हमारे सामने ढेर पेश करो। सैनिक ने सारी थैलियां खाली कर दी और मोती सामने आ गए। राजा ने पूछा, बस इतने ही मोती हैं या और भी हैं तुम्हारे पास? सरदार बोला, महाराज, हमारे पास बहुत सारे मोती थे, लेकिन कुछ समय पहले चोरी हो गए। राजा हंसते हुए बोला, तो फिर लगता है कि हमारे राज्य में तुम लोगों से भी बड़ा कोई चोर घूम रहा है। सरदार चौंक गया और बोला, महाराज, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारा चोरों से क्या लेना देना? हम तो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर मोतियों का कारोबार करते हैं। इस पर राजा गुस्से में बोला, या फिर ऐसा कहो कि तुम अलग अलग जगहों के खजाने लूटकर अपनी जेब भरते हो। सरदार ने अपने साथियों की तरफ देखा और बोला, लगता है राजा को हमारे बारे में सब पता चल चुका है। अब यहां से निकलना मुश्किल है। एक डाकू बोला, जो साथी हमें यहां लेकर आए हैं वही हमारे असली दुश्मन हैं। उन्होंने ही धोखे से हमें फंसाया है। राजा गरजते हुए बोला, डाकुओं के सरदार, हमारे खजाने से जितने भी मोती चुराए हैं सब वापस कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी पर लटका देंगे। सरदार बोला, महाराज, हमें जो भी सजा देनी हो दे दीजिए, पर इतना बता दीजिए कि आपको हमारी सच्चाई किसने बताई? राजा ने हर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले इस लड़के ने हमें तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारे कुछ साथियों को पकड़कर भी यही लाया था। बाद में तुम्हें यहां वो साथी लेकर आए जिन्हें तुमने गलत रास्ते पर डाला था, पर जब हमने उन्हें माफ किया और हमारी सेना में जगह दी तो उन्होंने बदले में तुम्हें पकड़वाया। सरदार ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने सचमुच बहुत बुरा किया है। मैं फांसी का हकदार हूं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी। सरदार बोला, लेकिन मेरी एक और प्रार्थना है। जो हमें खजाने से मोती चुराने की तरकीब देता रहा उसे भी फांसी दी जाए। यह सुनते ही महामंत्री घबरा गया और बोला, यह सरदार अपनी जान बचाने के लिए अब हमें फंसा रहा है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, हमें सब पता है, जब जरूरत होगी तो उसे भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तभी हर्ष आगे बढ़ा और बोला, महाराज, कुछ महीने पहले मैं इन डाकुओं के अड्डे से मोतियों की 2 थैलियां लाया था जो मैं आपको लौटा दूंगा, लेकिन जो मोती मेरा दोस्त परिंदा लाता रहा वो मेरे बाबा ने जौहरियों को बेच दिए थे। उनसे जो पैसा मिला उससे हमने अपना और गांव वालों का जीवन सुधारा। सरदार गुस्से में बोला, महाराज, यह लड़का भी गुनहगार है, इसे भी मेरे साथ फांसी दीजिए, क्योंकि इसने भी आपके मोती बेचकर अपने ऊपर खर्च किए हैं। हर्ष बोला, अगर मुझे मालूम होता कि ये मोती चोरी के हैं तो मैं उन्हें कभी बेचता ही नहीं। मुझे तो मेरे उस बेजुबान दोस्त ने दिए थे जिसकी भावना पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। महामंत्री गुस्से में बोला, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। हर्ष ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, महामंत्री जी, कौन किसे बेवकूफ बना रहा है यह राजा साहब अच्छी तरह जानते हैं।
आप चुप रहें, यही आपके लिए बेहतर है। महामंत्री चीख पड़ा, ए लड़के, तू अपनी बातों से राजा साहब को धोखा नहीं दे सकता। तूने राजसी मोती बेचने की हिम्मत कैसे की? हर्ष बोला, महाराज, मैं यह मानता हूं कि मैंने मोती बेचे हैं, लेकिन उस पैसे से हमारी गरीबी खत्म हुई। पर मेरे बाबा ने वो पैसा सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं किए। महामंत्री चिल्लाकर बोला, तो क्या वो पैसा तुमने राजा साहब को तोहफे में दिया है, जिस पर घमंड कर रहे हो? हर्ष ने शांत स्वर में कहा, महाराज, हमारा गांव बहुत गरीब था। लोग झोंपड़ियों में रहते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे और दिन में एक बार खाना खाकर गुजारा करते थे। जब बाबा के हाथ पैसा आया तो उन्होंने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। गांव के सारे कच्चे घर गिराकर पक्के घर बनवाए, स्कूल, अस्पताल बनवाए, जमीनें दी और आज वहां के लोग आनंद हैं। अगर हम वो दौलत सिर्फ खुद पर खर्च करते तो भी कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हमने गांव वालों के दर्द को अपना दर्द समझा। महामंत्री बोला, महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने आज तक किसी को अपनी दौलत यूं बांटते नहीं देखा, और ऐसा सुना भी है तो बस किस्से कहानियों में, जैसे हातिम ताई की कहानी। ये लड़का भी उसी की तरह अपनी दरिया दिली की कहानी सुनाकर फांसी से बचना चाहता है। हर्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, अगर मैं झूठा हूं तो जो सजा आपको ठीक लगे वो मुझे दे दीजिए, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे माफ कर दिया जाए। राजा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोला, पर हम कैसे जाने कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ? हर्ष ने विनम्रता से जवाब दिया, राजा जी, आपको थोड़ा कष्ट तो होगा। मेरा गांव यहां से बहुत दूर है, लेकिन अगर आप वहां पहुंचेंगे तो मुझे फांसी देने की बजाय इनाम देंगे, और वो भी मेरे बूढ़े पिता के लिए। उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो आपकी सरकार को करना चाहिए था। तभी डाकुओं के सरदार ने बीच में बोलते हुए कहा, महाराज, इसकी बात मान लीजिए, इसकी आंखों में सच्चाई झलक रही है। लेकिन महामंत्री को यह बात हजम नहीं हुई। उसने तुरंत कहा, महाराज, मुझे तो इस लड़के की बातों में बड़ा झोल लग रहा है। जो काम ये करने का दावा कर रहा है वो तो हम सालों से नहीं कर पाए। ये बस अपनी जान बचाने के लिए झूठ का नाटक कर रहा है। हर्ष ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, महामंत्री जी, आप जैसे लोगों ने ही राजा को सच्चाई से दूर रखा है। खजाना भरा पड़ा है, पर आपकी जनता भूखी मर रही है। राजा तो प्रजा का पिता होता है। क्या आपने कभी अपने राजा को उनकी हालत की सही खबर दी? महामंत्री झल्ला गया, तू झूठ बोल रहा है, हमारी जनता बहुत सुखी है। हर्ष हंसते हुए बोला, आपके कामों की कहानी तो हर गरीब जानती है। हमारी हालत यह थी कि दिन भर खेतों में काम करने के बावजूद हमें भरपेट रोटी तक नहीं मिलती थी। न तन पर कपड़ा, न सर पर छत। आप कह रहे हैं कि जनता आनंद है? राजा ने एकटक महामंत्री की ओर देखा और गुस्से में पूछा, क्या यह लड़का सच बोल रहा है? महामंत्री ने तुरंत कहा, महाराज, यह तो बहुत झूठा और चालाक लगता है। हर्ष ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं सच्चा निकला तो कृपया उन चापलूस लोगों को खुद से दूर कीजिए जो आपको धोखा देकर आपकी जनता का खून चूस रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। असल में ये दुश्मन हैं जो दोस्त बनकर आपके आसपास रहते हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम आज ही तुम्हारे गांव की तरफ रवाना होंगे। हर्ष ने कहा, महाराज, रास्ते में आपको बहुत से ऐसे गांव मिलेंगे जो खुद मेरी बात का सबूत बन जाएंगे। तभी डाकुओं के सरदार ने चौंकाने वाला खुलासा किया, महाराज, हमें खजाना लूटने की सलाह भी इसी महामंत्री ने दी थी। महामंत्री घबरा गया और बोला, महाराज, ये सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हर्ष मुस्कुराकर बोला, अगर हमने कोई साजिश की है तो आप जरूर हमें सजा दीजिए, लेकिन अगर यह सच निकला तो फिर आप समझ जाएंगे कि असली धोखा किसने दिया। राजा ने आंखें सिकोड़कर कहा, अगर हमारे महामंत्री ने हमें धोखा दिया है तो हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, और अगर तुम दोनों ने हमारे साथ खेल किया है तो तुम भी नहीं बचोगे। यह सुनते ही महामंत्री के होश उड़ गए। राजा ने सेनापति से कहा, हमारे साथ सेना की एक टुकड़े चलेगा। जब तक हम खुद अपनी जनता को नहीं देख लेते तब तक ये तीनों, महामंत्री, डाकुओं का सरदार और हर्ष सैनिकों की निगरानी में रहेंगे।
राजा दरबारियों और सैनिकों के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। शहर से दूर एक गांव में पहुंचते ही राजा की आंखें खुल गईं। वहां किसान खेतों में काम कर रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे थके और भूख से बेहाल दिख रहे थे। गांव में सिर्फ एक पक्का मकान था, बाकी सब मिट्टी के छोटे छोटे झोपड़े। जब लोगों को पता चला कि उनका राजा खुद गांव आया है तो सब दंग रह गए। लोग दौड़कर इकट्ठा हो गए। राजा की आंखें नम हो गईं। उसने एक बूढ़े किसान से पूछा, बाबा, क्या हाल है तुम्हारा? किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, हाल क्या पूछते हो? दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। बच्चों के पास पहनने को कपड़े नहीं, रहने को ढंग का घर नहीं। आज पहली बार लग रहा है कि हमारे राजा को हमारी याद आई है, वरना हम तो समझते थे इस देश का असली राजा तो महामंत्री ही है, उसी की चलती है। राजा ने महामंत्री की ओर घूरते हुए कहा, क्या ये वही जनता है जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो आनंद है? तुमने मुझे क्यों धोखे में रखा? महामंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। राजा गुस्से से बोला, तुमने सिर्फ जनता पर नहीं, मुझ पर भी जुल्म किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर उसने एक गरीब किसान को बुलाकर कहा, कोड़ा उठाओ और इस महामंत्री को गांव के हर इंसान से कोड़े लगवाओ। किसान सहम गया, लेकिन राजा के आदेश पर गांव के सभी लोग बारी बारी महामंत्री को कोड़े मारते गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद राजा ने खजांची को बुलाया और आदेश दिया, हर परिवार को पक्के घर, कपड़े और खेत खरीदने के लिए 100-100 सोने की मुद्राएं दी जाएं। फिर उसने गांव वालों से कहा, अगर और कोई जरूरत हो तो सीधे हमारे पास आना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग राजा साहब की जय हो के नारे लगाने लगे। राजा मुस्कुराया और अगले गांव की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे राजा की यात्रा आगे बढ़ती गई, वो गांव-गांव लोगों की हालत देखकर परेशान हो रहा था। हर गांव में भूखे, नंगे बच्चे और उदास चेहरे देखकर राजा का गुस्सा फूट पड़ता। वो तुरंत महामंत्री को बुलवाता और सजा देता, कभी कोड़े, कभी पिटाई। लेकिन राजा को अब यकीन हो चला था कि अपने खजाने को लूटने वाला और प्रजा को दुख देने वाला यही महामंत्री है। राजा ने अपने राजवैद्य से कहा कि महामंत्री की जान बचाई जाए, उसे मरने नहीं दिया जाए, क्योंकि उसकी असली सजा अभी बाकी है। लेकिन जैसे ही राजा अगले गांव में पहुंचता, फिर महामंत्री पर कोड़ों की बारिश हो जाती। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब वो मरने की प्रार्थना करने लगा। राजा का काफिला जैसे ही आनंद नगर के पास पहुंचा, दूर से ही सुंदर मकान, साफ सुथरे लोग और मुस्कुराते चेहरे देखकर राजा रुक गया। उसने पूछा, यह कौन सा गांव है? इतने सुंदर मकान और अच्छे कपड़े पहने लोग, हमारे राज्य में तो ऐसा गांव कभी देखा ही नहीं। हर्ष आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यही मेरा गांव है, आनंद नगर। मैंने पहले ही आपसे कहा था, लेकिन महामंत्री और डाकुओं के सरदार ने मुझे झूठा कहा। अब आप खुद देख लीजिए, मैंने क्या झूठ बोला और क्या सच। राजा गांव में घूमा, स्कूल देखा, अस्पताल देखा और बच्चों को मैदान में खेलते देखा। उसका दिल भर आया। उसने कहा, अगर हम जैसा राजा भी ये सब नहीं कर पाया और तुमने अकेले यह कर दिखाया, तो तुम सच्चे सेवक हो, इस राज्य के सच्चे हीरो हो। डाकुओं का सरदार राजा के पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस लड़के को धोखेबाज समझता था, लेकिन अब समझ आ गया कि असली गद्दार तो महामंत्री था। अगर मुझे माफ कर दें तो मैं अपने बाकी जीवन में इस राज्य की सेवा करूंगा। मैं भवन निर्माण में निपुण हूं, मुफ्त में घरों को बनाऊंगा। हर्ष ने कहा, महाराज, हर आदमी जन्म से चोर या डाकू नहीं होता। हालात और संगत इंसान को गलत राह पर ले जाती है। अगर आप इस सरदार को माफ कर देंगे तो एक मिसाल बनेगी कि बुरा आदमी भी अच्छा बन सकता है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और बोला, तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया हर्ष। तुम्हारा सुझाव हमें पसंद आया। सरदार को माफ किया जाता है। महामंत्री भी राजा के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं अब पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन राजा का चेहरा कठोर हो गया। सरदार ने तो सिर्फ खजाना लूटा, तुमने तो पूरे राज्य को लूटा है। तुम्हारा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। हर्ष ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं जानता हूं आपको टोकने का हक मुझे नहीं,
लेकिन महामंत्री की हालत देखकर एक आखिरी बार रहम कर लीजिए। राजा चुप रहा और फिर सैनिक को आदेश दिया, कोड़ा लाओ। सब डर गए। उन्हें लगा कि अब हर्ष को सजा मिलेगी, लेकिन कोड़ा लाकर जब सिपाही राजा के सामने खड़ा हुआ तो राजा ने कहा, जितने कोड़े इस महामंत्री को मारे गए उतने ही कोड़े मेरी पीठ पर मारे जाएं, क्योंकि असली कसूरवार मैं हूं। मैंने अपनी जनता की हालत कभी खुद जाकर नहीं देखी, बस दूसरों पर यकीन करता रहा। राजा की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। राजा ने कहा, हर्ष, अब तुम इस राज्य के महामंत्री हो। हर्ष चौंक कर बोला, महाराज, मैं इस लायक नहीं, लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं यह जिम्मेदारी लूं, तो मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा मुस्कुराया और बोला, बताओ अपनी शर्तें। हर्ष बोला, पहली शर्त, राजकोष में जमा सारी दौलत अब जनता के लिए होगी। वह धन सिर्फ जनता की भलाई में खर्च होगा। दूसरी शर्त, मैं जनता के लिए जो भी योजना बनाऊं उसके लिए मुझे आपकी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। राजा ने कहा, ये तुम्हारी शर्तें नहीं बल्कि हमारे ही विचार हैं। आज से राजकोष की दौलत जनता की होगी और तुम उसके रखवाले। तुम्हें किसी अनुमति की जरूरत नहीं। हर्ष ने सिर झुकाया और कहा, अब से इस देश में हर गांव में स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, खेल के मैदान होंगे। हर इंसान को जीने की बराबरी का अधिकार मिलेगा। अब ये देश सच में आनंद बनेगा। और वहां उसी गांव से एक नई शुरुआत हुई, एक राजा की, एक नए महामंत्री की और उस देश की जो अब सच में आनंद था। राजा ने अपने महल का बड़ा हिस्सा स्कूल और अस्पताल में बदल दिया। अब वो रातों को छुपकर गांवों में जाता, लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता। पूरे राज्य में एक नई हवा चल पड़ी थी, ईमानदारी, इंसाफ और इंसानियत की। और यूं एक छोटे से गांव का सीधा सच्चा लड़का पूरे राज्य के लोगों की तकदीर बदल गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।